हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, दोस्त भी पढ़ सके और उन्हें भी इस चैनल के माध्यम से अपनी स्टडी में मदद मिल सके और वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, ताकि उनके पढ़ाई में कोई भी बाधा ना आ पाए। तो इसी के साथ एक सकारात्मक नज़रिया के साथ एक मोटिवेशन आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि आप बोर ना हों और मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते रहें। क्योंकि मोटिवेशन से ज़्यादा आजकल का माहौल ऐसा है कि डीमोटिवेशन पहले आ जाता है। तो डीमोटिवेशन ना हो, इसलिए मोटिवेशन ज़रूर लेकर चलो, ठीक है। और सिचुएशन ऐसी है कि हमें लगता है कि हर एक बंदे के पास सबका अपना अपना मोटिवेशन है और खुद से ज़्यादा वो समझ सकता है। तो इसलिए सेल्फ मोटिवेशन इज़ द बेस्ट मोटिवेशन। ओके, तो कंटिन्यू चलते हैं, कम टू द पॉइंट। कहते हैं कि सकारात्मक नज़रिया शख्सियत खुशनुमा कर देती है, जोश पैदा कर देती है, ज़िंदगी में हौसला देती है। जोश पैदा कर देती है, ज़िंदगी में हौसला देती है, ज़िंदगी का आनंद बढ़ा देती है, ज़िंदगी का आनंद बढ़ा देती है और हमारे लक्ष्य के मार्गदर्शन को सरल बना जाती है। इसे ही हम बोलते हैं सकारात्मक नज़रिया। अगर आप पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो आपका मार्गदर्शन ऑटोमेटिक इजी बनता चला जाएगा और आप आनंदित होकर के बिना बोरियत महसूस किए हुए अपने लाइफ को आगे बढ़ाते चले जाएंगे और कोई भी परेशानी आपके जीवन पे नहीं आएगी। अध्याय है, ये चुनौती भरा एक पर्याय है। तो जिसके जीवन में चुनौती नहीं है ना, वो कैसा इंसान यार। चुनौती होना बहुत ज़रूरी है। जब तक चुनौती नहीं होगी ना तो चूना नहीं लगेगा, और चूना नहीं लगेगा ना तो जज्बा नहीं आएगा। इसलिए जज्बा आने के लिए चुनौती होना ज़रूरी है। ओके, तो चलते हैं टॉपिक की ओर। ओके, आज का हमारा टॉपिक है उत्तर वैदिक काल। हम उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, इसका विस्तार कैसे हुआ, ये किस ईस्वी में आया, कब तक रहा, कब इसका पतन हो गया, आगे क्या आया, सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। ओके, बस पेशेंस बनाए रखिए आप और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, तो चलते हैं। उत्तर वैदिक काल युग यानी कि पोस्ट वैदिक पीरियड। क्या पढ़ेंगे हम? पोस्ट वैदिक पीरियड। पहला क्वेश्चन ये हमारा स्क्रीन पर पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक युग का समय काल और ऐतिहासिक संदर्भ क्या है? क्या पूछ रहा है इसमें? समय काल और ऐतिहासिक संदर्भ। हम कीवर्ड पकड़ेंगे। ओके, उत्तर वैदिक युग लगभग 1000 से 700 ईसा पूर्व के बीच का है, जो ऋग्वैदिक युग और बौद्ध युग के बीच का संक्रमण काल है। संक्रमण मतलब तो समझ रहे हो कि ऋग्वैदिक का भी वायरस फैला था और बौद्ध युग का भी वायरस फैला था, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का क्या है? एक संक्रमण है। ओके, इस समय आर्यों ने गंगा यमुना दोआब के उपजाऊ मैदानों में विस्तार किया और नए सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को अपनाया। उदाहरण के लिए हस्तिनापुर का पुरातात्विक स्थल इस युग से जुड़ा है और शहरी विकास बाढ़ जैसी पर्यावरणीय चुनौती का प्रमाण प्रदान करता है। आर्य चले गए पूर्व की ओर, ठीक है, पूर्व दिशा की ओर बस गए जाके। इसके बाद ब्राह्मण पूर्वी गंगा मैदानों में आर्यों के विस्तार में संदर्भित करता है। इसके बाद जो उत्तर वैदिक काल में किसका साम्राज्य का विस्तार हुआ? ब्राह्मणों का, ठीक है। ब्राह्मणों का विस्तार हुआ, कई सारे बड़े राज्यों का भी विस्तार हुआ, ठीक है, कई बड़े राज्यों का भी विस्तार हुआ, ठीक है। कि भारत के 3 भाग किए गए। कितने भाग? 3 भाग किए गए। उन 3 भाग में से कौन सा किसका था? आर्यावर्त। जो आर्यावर्त थे वो कहाँ पर रहते थे? उत्तरी भारत में, ठीक है, यानी कि नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। और मध्य देश जो बीच का, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, जो मध्य का वो हो गया, यहाँ पे कौन रहता था? मध्य भारत के लोग रहते थे, ठीक है।
दक्षिणापंथ मतलब दक्षिणी भारत के लोग रहते थे, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो वहाँ पे दक्षिणपंथी लोग रहते थे। ओके। और वैदिक युग में लोहे का कोई भी उल्लेख नहीं मिला, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे का उल्लेख मिला, लोहे का चरण आ चुका था। ठीक है। वैदिक युग में क्या था, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों में परिवर्तन हुए, लेकिन जो उत्तर वैदिक काल में है उसमें साम, यजुर, अथर्व यानी कि वेदों का निर्माण हुआ। उत्तर वैदिक काल में क्या लिखे गए, वेद लिखे गए। ठीक है, वेदों की रचना की गई। ठीक, वेद कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। एक साम वेद होता है, दूसरा यजुर्वेद होता है, ऋग्वेद, वेद। ओके। ये 4 वेदों की रचना की और ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों की रचना की गई। वहाँ पे ब्राह्मण का भी उल्लेख मिलता है, आरण्यकों का भी उल्लेख मिलता है और उपनिषदों की भी रचना की गई थी। कब, 1000 से 700 ईसा पूर्व के बीच में की गई थी, जब उत्तर वैदिक काल था। तो ये तो उत्तर वैदिक काल का चरण था। ठीक है। यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में मिट्टी के कटोरे और ग्रे मिट्टी के बर्तनों से बने व्यंजनों का इस्तेमाल करते थे। राजस्थान में मिट्टी के बर्तन पाए जाते थे, काली मिट्टी वाले, उन्हें ग्रे मिट्टी के बर्तन से बने व्यंजनों का इस्तेमाल ये लोग करते थे। जो मिट्टी के बर्तन होते थे उनसे अगर खाना बनता था, उस भोजन को ये लोग क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। ओके। और मिट्टी के कटोरे में ही खाते थे ये लोग। और जो लोहे का इसमें निर्माण हुआ, तो लोहे ये औजार के रूप में काम करते थे। और यहाँ पर कई जगह खुदाई भी करवाई गई थी उत्तर वैदिक काल में। जो वो थे अतरंजी खेड़ा, और दूसरा कौन था, हस्तिनापुर, हाँ वही पांडव वाला हस्तिनापुर। ठीक है। नोह, बटेश्वर, आलमगीरपुर, इन सब जगह क्या करवाई गई, इसकी खुदाई करवाई गई। ठीक है, वैदिक काल में। ओके। और वैदिक काल का साम्राज्य कहाँ कहाँ फैला था, किस किस राज्य में इसका साम्राज्य फैला था। गंधार साम्राज्य फैला था पश्चिमी पंजाब के रावलपिंडी और पेशावर जिले में। ठीक है। और केकाया साम्राज्य में गंधार राज्य के पूर्व में ब्यास नदी के तट पर इसका साम्राज्य फैला था। ओके। उत्तर मुद्रा कश्मीर में इसका स्थान था, कश्मीर, उत्तर मुद्रा कश्मीर था। पूर्वी मुद्रा कांगड़ा के पास पाई जाती थी, दक्षिणी मुद्रा अमृतसर के पास पाई जाती थी। पांचाल आधुनिक उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिले में इसके साम्राज्य का विस्तार हुआ। काशी आधुनिक वाराणसी में इसका विस्तार हुआ। कौशल, फैजाबाद उत्तर प्रदेश में भी इसका विस्तार हुआ उत्तर वैदिक काल में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस युग में आर्यों ने कौन कौन से बदलाव का अनुभव किया। तो आर्यों ने घुमंतु और पशुपालन समाज, स्थायी कृषि और शहरी समाज की ओर संक्रमण किया। उन्होंने संगठित राज्यों की स्थापना की और पूर्वी क्षेत्रों अनार्य संस्कृति के साथ, यानी कि जिसमें आर्यों का उल्लेख नहीं मिलता हो, आर्यों की संस्कृति ना रही हो, उसे अनार्य संस्कृति कहते हैं। अनार्य संस्कृति समन्वय भी स्थापित किया। ओके। ये सारे इसके बड़े बदलाव थे। विदेह जैसे शक्तिशाली राज्य समय से उभरे। बदलाव के कारण कुरु, पंचाल और विदेह जैसे शक्तिशाली राज्य क्या हुए, समय से उभरे। ओके। भारतीय भूगोल का, ठीक है, संस्कृति के साथ देखो भूगोल भी जुड़ गई। ठीक है, इसका भी ज्ञान वहाँ पे दिखाई दिया, जिसमें से 2 समुद्र अरब सागर और हिंद महासागर का उल्लेख मिलता है। इसमें 2 महासमुद्रों का उल्लेख मिलता है, एक अरब सागर और दूसरा हिंद महासागर। ओके। हिमालय की कई चोटियां भी देखने को मिलती हैं। ओके। जैसे कि विंध्य पहाड़ों का अप्रत्यक्ष रूप से पाठ और पुरातत्व के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह दर्शाता है कि आर्यों का विस्तार पंजाब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गंगा, यमुना, दोआब और यहाँ तक कि पूर्व बंगाल की सीमाओं तक हुआ था। कब, वैदिक युग में। ये हमने बताया भी है वैदिक युग में कि इनका कहाँ से कहाँ तक विस्तार हुआ था, किस किस क्षेत्र में विस्तार हुआ था। ठीक है, इसके थे उत्तर वैदिक काल के बदलाव। ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं
तीसरे क्वेश्चन में उत्तरकालीन वैदिक युग की प्रमुख पुरातात्विक खोजें क्या हैं, तो देख लेते हैं। और हमने पहले बता भी दिया कि क्या क्या खोजें की गई हैं, जैसे अतरंजी खेड़ा वाला जो बताया है ऑप्शन, तो कहाँ कहाँ खुदाई की गई है देख लेते हैं। हस्तिनापुर में क्या मिला था खुदाई में? हस्तिनापुर में खुदाई में मिला था चित्रित धूसर मृतभांड, मिट्टी के ईंटों से बने मकान और तांबे के औजार वहाँ पर मिले थे, इसलिए वहाँ पे खुदाई करवाई गई थी। ठीक है, जो कुल्हाड़ी थी ना वो पेड़ के काटने के लिए काम में लाई गई, जंगलों को काटने के लिए, ताकि लकड़ी इकट्ठा कर सकें। और इस तरीके से हमारे जंगल धीरे धीरे नष्ट होते आज भी दिखाई दे रहे हैं। खेड़ा उत्तर प्रदेश में उत्खनन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोहे के आगमन का संकेत मिलता है। अतरंजी खेड़ा में जब खुदाई हुई थी तो वहाँ पे लोहे मिले थे। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे खुदाई करवाई गई थी। सरस्वती घाटी और गंगा के पास क्षेत्रों में पाई गई वस्तुएं सांस्कृतिक समेकन का संकेत देती हैं। वहाँ पे जो भी वस्तुएं पाई गई हैं वहाँ पे सांस्कृतिक धरोहर का संकेत देती है कि हमारी पहले की संस्कृति क्या थी और आज की क्या संस्कृति है, इससे हम पहचान सकते हैं। ओके, उदाहरण में जैसे दिया गया, धूसर मृदभांड संस्कृति आरंभिक आर्यन शहरी बस्तियों से जुड़ी हुई है, जो उनके अधिक परिष्कृत समाज में संक्रमण को दिखाती है। यानी कि उनके शहरी समाज से जुड़ी हुई है, तो ये समाज को अधिक विकासशील दिखाती है। इस काल के साहित्यिक स्रोत कितने विश्वसनीय हैं? उत्तर में जैसे कि प्राथमिक स्रोत है उत्तरकालीन वेद में, हमने पहले ही बताया कि यहाँ पे वेदों का निर्माण किया गया था, जो कि सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, इन सारे वेदों का निर्माण किया गया। और इसमें ब्राह्मण और उपनिषद जो मुख्यतः धार्मिक हैं, ठीक है, इन्हें धर्म के रूप में जाना जाता है। अच्छा, धर्म का हर जगह उल्लेख क्यों मिलता है? कहीं भी इतिहास में पढ़ेंगे या पॉलिटी में पढ़ेंगे, हर जगह धर्म का उल्लेख होता है। जब हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, संविधान नहीं था, तो हमारा देश कैसे चलता था? तो हमारा देश धर्म के अनुशासन पर चलता था। कोई भी नियम कानून नहीं थे, तो इसलिए धार्मिक नियम कानून से हमारा देश चलता था, वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था। इसलिए धर्म की बात हर जगह की गई है यहाँ पर। स्रोत क्या है इसका? महाकाव्य, महाभारत और रामायण, जो संस्कृति रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन इनमें से कालांतर रूप में हुए परिवर्तन इनके ऐतिहासिक सटीकता पर सवाल खड़े करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे दिया है, महाभारत जो अक्सर कुरुक्षेत्र युद्ध से जुड़ी हुई है, राइट, अपने अति संयुक्त कथाओं के कारण इतिहास में अधिक पौराणिक माना जाता है। अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन है, महाभारत से आप क्या सीखते हो और रामायण से क्या सीखते हो? ठीक है, ये रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य क्यों आई, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। अगर किसी को भी नहीं पता ना, आप कमेंट्स करके पूछिएगा कि क्यों आई, इससे हमें क्या सीख मिलती है। कुरुक्षेत्र युद्ध का ऐतिहासिक महत्व है। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र युद्ध भारत के विभिन्न जनजातियों और राज्यों के बीच प्रमुख संघर्ष के रूप में चित्रित है। संघर्ष जनजातियां युद्ध से संगठित राज्य आधारित युद्ध प्रणाली की ओर संक्रमण प्रतीक हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे सिंधु से आसाम तक के शासकों की भागीदारी क्षेत्रीय एकीकरण के प्रारंभिक प्रयासों को दर्शाती है। इसका कहने का मतलब ये है, ये राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बता रहा है। ठीक है, कि कुरुक्षेत्र जो युद्ध हुआ था भारत के विभिन्न जनजातियों और राज्यों के बीच हुआ था, तो उन विभिन्न जनजातियों और राज्य कौन कौन से थे इसके बारे में जान लेते हैं हम। राजाओं ने खानाबदोश जनजातियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर नहीं बल्कि प्रदेशों पर शासन किया। खानाबदोश जनजाति थी, वे एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरण नहीं की युद्ध के डर से। उसने पता है क्या किया? उसने प्रदेशों में शासन किया। और वैदिक युग में युद्ध गाय के लिए लड़े जाते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन आ गया। अब ये युद्ध क्षेत्र के लिए लड़ा गया। किसके लिए? क्षेत्र के लिए, ना कि गाय के लिए। ओके, राजसत्ता अब आदिवासी नहीं थी और इसका क्षेत्रीय चरित्र स्थापित होने लगा। यानी कि जो राज्य सत्ता थी वो आदिवासी नहीं रह गई। ठीक है, और जैसे ही आदिवासी राज्य सत्ता नहीं रह गई, वैसे ही जंगलों का नष्ट होना शुरू हो गया। यानी कि प्राकृतिक जो चीज़ें थी वो नष्ट होनी शुरू हो गई, क्योंकि वो जंगल में आदिवासी रहते हैं तो जंगल की रक्षा करते हैं, जंगल का संरक्षण होता है। और यहाँ पर शाही शक्ति में वृद्धि की गई। किसमें? शाही शक्ति में वृद्धि हुई। ठीक है,
राजसत्ता का क्षेत्रीय चरित्र स्थापित किया गया, यानी कि राजसत्ता स्थापित कर दी गई। राजा का वंशानुगत केवल उत्तराधिकारी ही ले सकता था, यानी कि जो राजा का बेटा होगा वही राजा बनेगा। यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में ये चालू हो गया। ओके, सभा और समिति ने अपना महत्व खो दिया। क्यों खो दिया सभा और समिति ने अपने महत्व? क्योंकि वैदिक काल में महिलाएं सभा में भाग लेती थीं और उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को सभा में भाग लेने का अधिकार खो दिया। महिलाओं को सभा में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं दिया गया, महिलाओं को शिक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं दिया गया उत्तर वैदिक काल में। ओके, प्रशासनिक कार्यालयों की शुरुआत की गई। अल्प विकसित कराधान प्रणाली का विकास हुआ, यानी कि टैक्स लगाना शुरू कर दिया, उससे विकास करना इन्होंने शुरू कर दिया। और इनकी कोई अस्थायी सेना नहीं रही है, इधर से उधर होती रही। सुई अस्मिद्ध वाजपेयी आदि अनुष्ठानों में राजा का प्रभाव मजबूत हुआ। कौन कौन से राजा आए? एक तो राजसू, ठीक है, अश्वमेध, वाजपेयी। करों से सुनिश्चित आय के कारण राजा कई अधिकारियों को नियुक्त कर सकता था, सैलरी भी तो देनी पड़ती थी। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य विस्तार ने उस समय की राजनीतिक स्थिति को कैसे प्रभावित किया? आर्यों ने कौशल, काशी, विदेह जैसे पूर्वी क्षेत्रों में विस्तार कर क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना की। राजनीतिक शक्ति गंगा यमुना क्षेत्र में स्थानांतरित हो गई और जिसमें हस्तिनापुर एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, जहाँ पे महाभारत राजा जनक के विदेह का एक दार्शनिक केंद्र के रूप में उभरना इस विस्तार के सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाता है। राजा जनक कौन थे, ये देख लेते हैं। कि राजा जनक एक प्रसिद्ध शासक और उपनिषद दर्शन के संरक्षक थे। ये उपनिषद और शासन की रक्षा करते थे। उन्होंने ब्रह्मा और आत्मा जैसे दार्शनिक विषयों पर चर्चा की और भारतीय चिंतन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? राजा जनक ने। ओके, उदाहरण इसमें है कि जनक का बृहदारण्यक उपनिषद। जनक का उपनिषद क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद। याज्ञवल्क्य के साथ संबंध उनके बौद्धिक योगदान को रेखांकित करता है, यानी कि जो उनका बौद्धिक विकास हुआ वो इसी के द्वारा हुआ। किसके द्वारा? याज्ञवल्क्य के साथ। ओके, इस युग के दौरान प्रमुख आर्थिक गतिविधियां क्या हैं? हम लोहे के हल और प्रारंभिक सिंचाई प्रणाली, क्योंकि यहाँ भी है हमारा इंडिया कृषि प्रधान देश। उपयोग के साथ कृषि का विस्तार हुआ। ठीक है, मृदभांड निर्माण, बुनाई और धातुकर्म शिल्प फल फूल रहे थे। व्यापार नेटवर्क, हालांकि प्रारंभिक व्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने में लगे। ठीक है, उदाहरण के लिए गंगा घाटी में पाए गए लोहे के औजार और चित्रित धूसर मृदभांड आर्थिक प्रगति को दर्शाता है। ये आर्थिक कारण थे इसकी। इस युग में शासन प्रणाली में क्या बदलाव हुआ? शासन प्रणाली के बारे में जान लेते हैं। जनजातीय सभा, कहीं से आपको कुछ भी खोजने की ज़रूरत नहीं है, एक भी पॉइंट इस पीडीएफ में मिस नहीं है, आराम से आप पढ़ सकते हो। ओके, जनजातीय सभाओं की जगह के केंद्रीकृत प्रशासन वाली राजशाही ने ले ली। रत्न प्रणाली दरबारियों की परिषद राजा के अधिकारी को मजबूर करने में सहायक थी। राजा के दरबार में 12 रत्नकारी रहते थे। कितने? 12 रत्न रहते थे। जैसे प्रशासनिक कार्यालयों की शुरुआत हुई। इनके घरों में राजा राज्याभिषेक के समय वहां उपयुक्त देवताओं का तर्पण करने के लिए गए थे। ओके, करों के कोषाध्यक्ष के रूप में नगर हित्री, कर संग्रहकर्ता यानी कि वित्तीय मंत्री जो होती है, तब नगर हित्री होती थी, भगदू के साथ एक अल्प विकसित कराधान प्रणाली को उन्होंने शुरू की। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। और इन 12 रत्नियों में से कौन कौन से, देखो इनके उत्तर वैदिक काल में अधिकार थे, कौन कौन अधिकारी थे ये देख लेते हैं। रत्न का मतलब होता है अधिकारी। ठीक है, क्या होता है? अधिकारी। तो जैसे पुरोहित का काम क्या था? मुख्य पुजारी था, जो कभी कभी राष्ट्रगोपा भी कहा गया जाता है। इस काल में उससे पुरोहित को और क्या बोला जाता था? राष्ट्रगोपा। ठीक है, पुजारी के अलावा। सेनानी सेना के सर्वोच्च कमांडर हुआ करते थे। वज्रपति का मतलब होता है चारागाह भूमि के प्रभारी अधिकारी होते थे। जीवग्रीवा कौन होते थे? पुलिस अधिकारी होते थे। दूता कौन होते थे? जासूस, जो कभी कभी संदेशवाहक के रूप में भी काम करते थे। उसे स्पास कहा जाता था, यानी कि दूतावास कहा जाता था। आज भी दूतावास उन्हें कहा जाता है। ग्रामीणी यानी कि गांव के मुखिया को ग्रामीणिक बोला जाता था। मध्यमसी, विवादों पर मध्यस्थ होता था।
जो मध्यस्थी होता था, जब विवाद होते थे तो वो विवादों को सुलझाता था। ओके। भगदुधा राजस्व कलेक्टर, यानी कि जो कर आता था ना उसे वो कलेक्ट करता था। संग्रहत्री यानी कि कोषपाल होती थी। महिषी यानी कि मुख्य रानी होती थी, राजा की जो रानी होती थी उसे मुख्य रानी बोलते। सुता सारथी और दरबारी टकसाल होते थे, इसे सुता कहा जाता था। गोवी कर्तन, गोवी कर्तन किसे बोला जाता था, खेल और जंगलों का रक्षक को गोवी कर्तन बोला जाता था। पाल गला मैसेंजर देने वाले को, यानी कि जो पत्र वगैरह देता था उसे पाल गला बोलते थे। ठीक है, जो संदेश भेजता था, लाने ले जाने का काम करता था। छत्री चैम्बरलेन होते थे, उन्हें छत्री बोलते थे। अछवापा अकाउंटेंट जो होते थे उन्हें अछवापा बोलते थे। स्थपति मुख्य न्यायाधीश होते थे। ये हो गए 12 रत्न। ठीक है, यानी कि 12 अधिकारी। यहाँ पे देखो उदाहरण के लिए दिया है, पुरोहित जैसे मुख्य पुजारी, सेनापति प्रमुख सैन्य, राजा परिषद के महत्वपूर्ण अधिकारी थे। इसमें थोड़ा ही दिया गया है, मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए आपको 12 रत्न कौन कौन से थे। ठीक है, राजनीतिक शक्ति में धार्मिक अनुष्ठानों और बलिदानों की क्या भूमिका थी, इसके बारे में जान लेते हैं। राजसूय यानी कि राज्याभिषेक, अश्वमेध यानी कि अश्व बलिदान, जो राजा का राज्याभिषेक होता था उसे राजसूय बोलते थे। और अश्वमेध किसे बोलते थे, अश्व बलिदान यानी कि जो घोड़े का बलिदान दिया जाता था, वहाँ पे अश्व यज्ञ होता था, उस घोड़े को छोड़ दिया जाता था यज्ञ करके। अगर जो घोड़ा पकड़ लेता था ना तो फिर युद्ध होता था, का राजा पकड़ता था या कोई भी दूसरे राज्य का बंदा पकड़ ले, उस राज्य के राजा को उस राज्य से युद्ध करना ही पड़ेगा, या फिर वो अपने आप को अपने आप सौंप दे जिसने घोड़ा छोड़ा है। ठीक है, तो ऐसे कुछ इनकी मान्यताएं होती थी, तो इसलिए अश्वमेध छोड़े जाते थे, घोड़े की बलिदानी जिसे हम बोलते हैं। जैसे विस्तृत अनुष्ठानों का उपयोग राजा के अधिकार और क्षेत्रीय दावों को वैधता देने के लिए किया जाता था। इन अनुष्ठानों ने राज्य के दैवीय अधिकार और सर्वोच्चता को रेखांकित किया है। उदाहरण के लिए जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, अश्वमेध यज्ञ में अश्व को स्वतंत्र रूप से घूमने दिया जाता था, जो राजा की संप्रभुता का प्रतीक था। अगर कोई भी पकड़ लेता था ना उसे युद्ध करना पड़ता था, यानी कि वो उसके सॉवर्निटी पर हाथ डाल दिया ना, उसको ललकार दिया, इसका मतलब ये माना जाता था। ओके। उपनिषदों ने बौद्धिक विकास में क्या योगदान दिया, ये देख लेते हैं। उपनिषदों ने अनुष्ठानों को ध्यान हटाकर वास्तविकता, आत्मा और परम सत्य की प्रकृति पर दार्शनिक प्रश्नों का केंद्रित किया, यानी कि जो सच्चाई है और आत्मा क्या है और सत्य बोलना चाहिए, परम सत्य की प्रकृति और दार्शनिक प्रश्न पर केंद्रित है क्या, उपनिषद। ठीक है, ये तो उपनिषदों का विकास था। उन्होंने भारतीय दार्शनिक प्रणालियों की नींव रखी। उदाहरण के लिए छंदोग्य उपनिषद ध्यान है, ध्यान छंदोग्य उपनिषद ध्यान और ओम मंत्र के माध्यम से ब्रह्मा को समझने का वर्णन करता है। ठीक है, कृषि में जो इनकी मुख्य फसलें थी वो कौन कौन सी थी, चावल, मुख्य फसलें चावल था और गेहूं था। उत्तरकालीन वैदिक युग में सामाजिक परिवर्तन क्या थे। ठीक है, अब हम सामाजिक परिवर्तन के बारे में जान लेते हैं। वर्ण प्रणाली के माध्यम से देखा जाता था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण के साथ देखा जाता था। अधिक स्तरित किया गया है। ठीक है, इसमें वर्ण व्यवस्था थी। उत्तर वैदिक काल में जनजातीय समानता समाप्त हो गई थी। व्यवसाय के आधार पर पदानुक्रम उभरे, कि क्रम से उनको उभारा गया व्यवसाय के रूप में। जैसे उदाहरण के लिए ब्राह्मण अनुष्ठानों के संरक्षक बन गए, जबकि वैश्य व्यापार और कृषि में लगे रहे। ओके, और इसमें सामाजिक बदलाव क्या हुए हैं, इसमें एक तो पितृसत्तात्मक थी जो कि आज भी है, और इसकी शक्ति बहुत ही इस उत्तर वैदिक काल में बढ़ गई थी। किसकी, पितृसत्तात्मक की। ठीक है, जो कि बेटे की ही देखभाल होती थी, बेटी को यहाँ पे कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता था। ठीक है, ज्येष्ठ अधिकार बहुत मजबूत हो गया, यानी कि जो घर का बड़ा बेटा है ना उसी का अधिकार घर पे चलेगा। ठीक है, तो एक तो ये बदलाव था ज्येष्ठ अधिकार, और आज भी ऐसा चलता है। छोटा वाला कितनी भी अच्छी बात कहे लेकिन नहीं, वो छोटा है ना इसलिए उसकी बात नहीं मानी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी छोटे की भी बात सुनना चाहिए, क्योंकि उसके मेच्योरिटी पर निर्भर करता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। हम उम्र से किसी को ये नहीं तय कर देंगे कि ये बड़ा है ये छोटा है। वो अपने सही डिसीजन ना ले पाए और हम उसको ज्येष्ठाधिकार उसके हिसाब से घर चलाएं, हमारा तो सत्यानाश हो जाएगा ना। तो जैसा देखें उसके हिसाब से माहौल चलाएं। अगर आपका छोटा बेटा इंटेलिजेंस है और उसके माध्यम से आपका डेवलपमेंट हो रहा है तो उसकी बात मानिए। समय के साथ ज्येष्ठाधिकार मजबूत होता गया। पुरुष पूर्वज पूजा का अभ्यास किया जाने लगा,
यानी कि यहाँ पे पुरुष पूजा होने लगी। ठीक है, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। ओके, महिलाओं की स्थिति में क्या हुई? गिरावट हुई। ये अविकसित होने लगी। ये घर के चार दीवारियों में ही रहने दी जाने लगी। घर के चार दीवारियों से जाना इनके लिए अच्छी बात नहीं मानी गई। ठीक है, सभा में उपस्थित नहीं हो सके और उन्हें विरासत के अधिकार से बाहर कर दिया गया। और आज भी यही चला आ रहा है कि जो पितृसत्तात्मक में ना बेटियों को कोई अधिकार नहीं। हालांकि अब कानून बन गया है। ये सारी चीज़ें सिर्फ उत्तर वैदिक काल में बनी थी और उत्तर वैदिक काल से आज तक चला आ रहा है कि बेटियों का कोई भी अधिकार बाप के विरासत पे नहीं होता था, यानी कि पिता की विरासत पे नहीं होता था। ठीक है, और अपने पति की मृत्यु पर विधवा द्वारा आत्मदाह का संदर्भ पाया जाता, यानी कि इसमें सती प्रथा भी थी। क्या थी? सती प्रथा, अपने आप को जलाएं। आपको पता है सती प्रथा क्यों की जाती थी? सती प्रथा एक बिजनेस था, व्यवसाय। ठीक है, अब आप बोलो कि आप मैम कैसे बोल रही हो कि व्यवसाय है? व्यवसाय इसलिए है कि जब महिला सती होती थी ना, वहाँ पे मंदिर बनाए जाते थे, फिर वहाँ पे पैसे चढ़ते थे, फूल माला चढ़ते थे, मिठाइयाँ चढ़ती थी, ढोल नगाड़े बजते थे। तो सती प्रथा एक क्या था? ब्राह्मणों का बिजनेस था। ठीक है, तो ये एक व्यवसाय था। ओके, और इसमें केवल ब्राह्मण का ही हाथ नहीं था, सभी का हाथ था। ब्राह्मण अकेले कुछ नहीं कर पाता। जरूरी नहीं था कि हम ब्राह्मण के मान्यताओं पर ही चलें कुछ लोग बोलते ना कि हम मजबूर थे। सभी भाला लेकर के अगर महिला भागती थी तो उसे जबरदस्ती पकड़ के अग्नि में बैठाया जाता था और ब्राह्मण मंत्र पढ़ता था। तो इसमें सोसाइटी का हाथ है, तो सोसाइटी को भी तो चेंज होने की ज़रूरत थी। सोसाइटी अगर विरोध करती तो अपने आप बदलाव हो जाता। राजा राम मोहन राय अकेले विरोध किए, उनके भाभी को सती प्रथा में की आग में बैठाया गया। उन्होंने अपनी भाभी को जलते हुए देखा तो उन्होंने सोचा कि आज के बाद कोई और महिला नहीं जलेगी आग में, इसलिए उन्होंने ठान लिया कि मैं सती प्रथा बदल के रहूँगा। तो वो एक अकेले आदमी अगर ऐसा ठान के सती प्रथा बदल सकता है तो क्या वो सोसाइटी नहीं विरोध कर सकती थी? सोसाइटी नहीं बदल सकती थी? लेकिन उन लोगों ने कदम ही नहीं उठाया, उन्होंने इसे एक परंपरा मान ली। ओके, तो जब तक माइंडसेट नहीं चेंज करोगे यार तो कहाँ कुछ आगे होगा। माइंडसेट चेंज करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। लेकिन ये प्रथा जो सती प्रथा थी ना, बड़े पैमाने पर प्रचलित नहीं हुई, कुछ ही समय तक रही। ओके, लड़कियों की कम उम्र में शादी यानी कि बाल विवाह होने लगे। क्या होने लगा? बाल विवाह। कम उम्र में कि जो लड़कियां थी तो कभी कभी उनको वेदों में, यानी कि गुरु शिक्षा जिसे हम बोलते हैं, वेदों की शिक्षा ले सकती थी वो। ठीक है, जो उनके गुरुजी पढ़ाते हैं उसे वो सुन सकती थी। कहा जाता है कि गार्गी वाचक नवी ने ऋषि याज्ञवल्क्य की चर्चा में भाग लिया था उत्तर वैदिक काल में, और यहाँ तक कि उनके सवालों से उन्हें शर्मिंदा किया था। तो उन्होंने अपने गुरु याज्ञवल्क्य से सवाल पूछा था, तो उनको जवाब ना देते हुए उन्हें शर्मिंदा किया गया कि तुम्हें कोई हक नहीं है सवाल पूछने का, क्योंकि तुम लड़की हो। ठीक है, तुम सुनने को और बैठने को मिल रहा है, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये कह करके उनको टाल दिया गया। किसको? गार्गी को। ठीक है, व्यवस्थित जीवन ने समाज के 4 गुणों विभाजन के एक और क्रिस्टलीकरण को जन्म दे दिया। ब्राह्मणों ने सामाजिक और राजनीतिक दोनों विशेषाधिकार को दावा किया कि राजनीति भी उन्हीं की चलती थी और सामाजिक ज्ञान भी उन्हीं का चलता था। ठीक है, और जाति व्यवस्था के उद्भव के साथ साथ कुछ सामाजिक मानदंड विकसित किए। और यहाँ पे फिर देखो धीरे से वर्ण व्यवस्था के साथ साथ जाति व्यवस्था भी आ गई। क्या आ गई? जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था पहले नहीं थी हमारे इंडिया में, ये उत्तर वैदिक काल में ही लाई गई है। ठीक है, और उस जाति व्यवस्था के अनुसार सभी को उनके काम बांट दिए गए कि ब्राह्मण पूजा करवाएगा, क्षत्रिय युद्ध लड़ेगा, वैश्य व्यापार करेगा और शूद्र कृषि करेगा, यानी कि वो दास बन करके रहेगा। उनके काम बांट दिए गए और उस हिसाब से उनकी जाति व्यवस्था देखी जाने लगी। और उसी के अनुसार जो अपराध करता और उसको मानदंड पैमाना भी दे दिया गया कि इसको ये दंड मिलेगा, इसको ये दंड मिलेगा। उसी गोत्र के सदस्यों के बीच विवाह की अनुमति नहीं थी, यानी कि अगर आप ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण के ही गोत्र में शादी करोगे, इंटरकास्ट शादी नहीं करोगे। इतने सारे उत्तर वैदिक काल में
बदलाव है, यानी कि गोत्र के खिलाफ नहीं शादी कर सकते, ठीक है। और ये ऋग्वेद काल में नहीं था और जस्ट इसके बाद आया, देखो कितने चेंजमेंट हो गए। तो समय को कुछ नहीं कहा जा सकता कि जिस विचारधारा के लोग आएंगे ना, उसी विचारधारा के अनुसार नियम भी लागू हो जा सकते हैं। तो फिर सोसाइटी आज भी क्यों नहीं चेंज हो सकती है, बस आपका माइंडसेट चेंज करने वाला हो। विशेष रूप से ब्राह्मणों पर लागू होता है, जो अब तक एक सोगा 25 गोत्र समूह में विभाजित थे। ब्राह्मण 25 गोत्र में विभाजित है, ठीक है। कितनी? 25 गोत्र में। गोत्र की संस्था जिसका शाब्दिक अर्थ है गाय, कलम, वह स्थान जहाँ के पूरे कबीले के मवेशी रखे जाते थे, इस युग के दौरान दिखाई दिए। उत्तर वैदिक काल में गोत्र शब्द सर्वप्रथम अथर्ववेद में एक कुल के अर्थ के साथ प्रकट हो। ये अथर्ववेद से गोत्र लिया गया था, ठीक है। बाद में यह एक सामान्य पूर्वज से वंश का संकेत देने लगा। गोत्र मुख्य रूप से एक ब्राह्मणवादी संस्था थी, जिसे अन्य 2 बार पैदा हुए वर्गों द्वारा आधे अधूरे मन से अपनाया गया था और निचले आदेशों के शायद ही प्रभावित करता था। मतलब ये जो निचले कास्ट के लोग थे ना, उन्हें ही ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता था, और तो सब किसी पर लागू नहीं होता था इनके कोई भी नियम। माना जाता है कि सभी ब्राह्मण ऋषियों और पौराणिक दृष्टाओं में से एक वंशज थे, जिनका नाम पर गोत्रों का नाम रखा गया था। वे संख्या 8 में थे। वशिष्ठ, भृगु, गौतम, भरद्वाज, अत्रि, विश्वामित्र, अगस्त्य और कश्यप, ये सारे नाम गोत्र के हिसाब से इनको पौराणिक दृष्टि में रखे गए थे, ठीक है। मोनोगैमी आमतौर पर प्रचलित थी। पहली बार 8 प्रकार के विवाह सूचीबद्ध किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर्य गैर आर्य क्षेत्रों और लोगों को कैसे देखते थे, ये देख लेते हैं। मगध और अंग जैसे क्षेत्र गैर आर्य और कम सभ्य माने जाते थे। मगध हर्षवर्धन था, अशोक का काल था, तो यहाँ पे जो क्या थे, गैर आर्य थे, ठीक है। और यहाँ पे बौद्ध धर्म को मानते थे, जैन धर्म को मानते थे, शैव धर्म को मानते थे, तो इसलिए इन्हें क्या बोला जाता था? गैर आर्य मानते थे, ठीक है, माने जाते थे। समय के साथ ही ये क्षेत्र विजय या समन्वय के माध्यम से आर्य संस्कृति में एकीकृत हो गए। ओके, उदाहरण के लिए प्रारंभ में उपेक्षित मगध बाद में बिंबिसार जैसे शासकों के तहत भारतीय साम्राज्यों का केंद्र बन गया। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति क्या है, इसका क्या महत्व है, ठीक है, ये देख लेते हैं। चित्रित धूसर मृदभांड इस युग की भौतिक संस्कृति का प्रतीक है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से घरेलू धार्मिक कार्यों में किया जाता था। ग्रामीण से शहरी जीवन में संक्रमण को दर्शाता है। उदाहरण के अहिछत्र और हस्तिनापुर से मिले अवशेष इस मृदभांड शैली के व्यापक उपयोग को दर्शाता है। यह युग ऋग्वैदिक कालीन युग से कैसे भिन्न था, ये देख लेते हैं। ऋग्वैदिक युग मुख्य रूप से पशुपालन पर आधारित था, जबकि उत्तर वैदिक युग कृषि पर निर्धारित था, और उसमें कृषि और पशुपालन दोनों था, ठीक है। शहरीकरण की ओर उन्मुख था, ओके, उत्तर वैदिक काल। और उसमें ग्रामीणी, जो ऋग्वैदिक काल था वो ग्रामीण व्यवस्था थी। शासन प्रणाली जनजातीय परिषदों से बदलकर केंद्रीकृत राजशाही में परिवर्तित हो गई। ग्रामीण भी थी, शहरी भी थी, लेकिन ग्रामीण व्यवस्था ज़्यादा थी, ओके। उदाहरण जैसे जहाँ ऋग्वेद में इंद्र मुख्य देवता की पूजा होती थी, तो बाद के ग्रंथों में प्रजापति जैसे दार्शनिक देवताओं का महत्व दिया जाने लगा। इस युग में कौन कौन सी तकनीक प्रगति हुई, टेक्नोलॉजी क्या क्या आई में जैसे दिया गया है कि लोहे के औजार, हथियारों का उपयोग कृषि और युद्ध की क्रांति को लेकर के लाया गया, ठीक है। मृदभांड निर्माण में नवाचार, विशेषकर चित्रित धूसर मृदभांड सांस्कृतिक परिवर्तन का संकेत देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे दिया है, गंगा क्षेत्र में लोहे के हल ने बड़े पैमाने पर खेती संभव बनाया, ओके। यानी कि लोहे का जब हल हो गया ना, पहले के लकड़ी के हल से जोता जाता था, जब लोहे का हल हो गया तो आसानी से मिट्टी बाहर उखड़ने लगी और मिट्टी में मतलब पुलाव ज़्यादा आने लगा, तो ज़मीन ने उर्वरक होना शुरू कर दी। महाभारत उस समय की सामाजिक राजनीतिक संरचना को कैसे दर्शाता है? महाभारत कबीलाई संघर्ष से राज्य केंद्रित युद्ध प्रणाली के संक्रमण को चित्रित करता है। यह शासन और समाज में
धर्म कर्तव्य की भूमिका को भी उजागर करता है। उदाहरण के लिए भीष्म और युधिष्ठिर जैसे पात्र नेतृत्व और नैतिकता के आदर्शों का प्रतीक है। उत्तरकालीन वैदिक युग ने किस प्रकार की सांस्कृतिक विरासत छोड़ी? उपनिषदों जैसे दार्शनिक ग्रंथों का उदय सदियों तक भारतीय विचारधारा को प्रभावित किया। ठीक है। राज्य प्रणाली यानी कि वर्ण आधारित समाज की नींव ने भारतीय संस्कृति को आकार दिया। उदाहरण के लिए जैसे अश्वमेध यज्ञ ने बाद की राजवंशी परंपराओं को भी संप्रभुता का प्रतीक बना रहा, ऐसा माना गया है उसमें। आर्यन दक्षिणी क्षेत्रों में कैसे फैले, ये देख लेते हैं। आर्य चंबल घाटी, मालवा और यहाँ तक कि उत्तर पश्चिमी दक्कन तक फैला हुआ था। इन विस्तारों की स्थानीय संस्कृतियों को अर्थव्यवस्था में को प्रभावित किया गया था। काठियावाड़ में यादव वंश जो कृष्ण की कथा से जुड़ा है, पश्चिम में आर्य प्रभाव का संकेत देते हैं। उत्तरकालीन वैदिक युग का अंत किन चरणों से हुआ है और किन कारणों से हुआ है? इस युग का अंत सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन के साथ हुआ है, जैसे मगध जैसे केंद्रीकृत राज्यों का उदय हुआ है। दार्शनिक और धार्मिक सुधारों ने बौद्ध युग के लिए आधार तैयार किया। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे दिया गया है, जनजातीय सभाओं के पतन और राजशाही उदय हुआ और अधिक संरक्षित शासन व्यवस्था की ओर संकेत किया गया। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की क्लास। आई होप यू आर अंडरस्टैंड माई क्लास। आप लोगों को कहीं भी समझ में ना आए कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप वीडियो लास्ट तक नहीं देखेंगे ना तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को जब भी देखना लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए ना बहुत मेहनत करती हूँ। थैंक यू एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट।